सो यू गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। जैसा तुम्हें पता है ब्लू लॉक का नया चैप्टर नंबर 351 आ चुका है और ये चैप्टर हर बार की तरह कुछ ज्यादा ही क्रेजी रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है दो खतरनाक से कैरेक्टर्स के साथ जिन्हें हमने काफी लंबे टाइम से नहीं देखा है। टेक्स्ट में लिखा हुआ आता है कि अंडर-20 वर्ल्ड कप अब हीट अप हो रहा है और दुनिया के प्रोडिजीज पहले से ही अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट के अंदर सेकंड मैचेस ब्रूटल एफिशिएंसी के साथ खत्म हो रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे गोट काइजर को। अब सिर्फ उसे ही नहीं देखते बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जर्मनी ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। हालांकि यहाँ पे क्लियरली तो नहीं लिखा गया कि काइजर ने कितने गोल किए हैं, पर उसका फोटो देख के लग रहा है कि उसका दबदबा अभी भी कायम है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बनी को, जो कि इस पैनल में कुछ ज्यादा ही कोल्ड लग रहा है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि स्पेन ने कतार को 5-2 से बीट कर दिया। और वंस अगेन हमें नहीं बताया गया कि बनी ने कितना गोल किया है, पर इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं उसने कुछ ना कुछ तो गोल करा ही होगा। इसके बाद हमें एक और गेम का स्कोर दिखाया जाता है। इस बार ये नाइजीरिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच का था, जहां पे नाइजीरिया को इंग्लैंड ने 5-1 से हरा दिया था, जो कि काफी ज्यादा इंसेन है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओनाजी ने एक गोल किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। एनीवेज इन सब का मतलब यही निकलता है कि अब जापान के लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि फ्रांस ने इस ब्रैकेट में अपनी विन सिक्योर कर ली है, जबकि इंग्लैंड करंटली सेकंड प्लेस पर है और जापान थर्ड प्लेस पर। इसका सीधा मतलब ये है कि जापान को अगर ग्रुप स्टेज से निकलकर अंडर-20 वर्ल्ड कप में आगे बढ़ना है तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ हर हाल में जीतना ही होगा। इसके बाद वाले पैनल में हमें और भी कई सारे ग्रुप्स के मैचेस के स्कोर्स को दिखाया जाता है, पर ये चीजें समझ में नहीं आ रही क्योंकि हमें ग्रुप ए से ही लेना देना है अभी तो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉकर रूम के अंदर, जहां अभी भी माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म है क्योंकि ईगो के अनाउंसमेंट के शॉक वेव ने पूरी टीम को पैरालाइज कर दिया था। अनाउंसमेंट क्या थी? वेल ये तो तुम सब जानते ही हो कि रेन को स्टार्टिंग लाइनअप से रिमूव किया जा रहा है। ईगो की ये अनाउंसमेंट सुनकर रेन पहले तो फ्रीज हो जाता है, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। उसका गुस्सा अचानक से बढ़ जाता है और उसकी आंखें पूरी रेल से छोटी हो जाती है। इसके बाद रेन बोलता है और वो काफी कंफ्यूज साउंड कर रहा है जब ईगो से पूछता है कि उसे बेंच क्यों किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेन ईगो से कहता है कि वो पीछे नहीं हटने वाला और नंबर 1 बनने के लिए अपने ईगो को झुकाएगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि आईक्यू रेन को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बदलता नहीं है क्योंकि ईगो का टोन बिल्कुल फर्म और अपनी जगह से हिल नहीं रहा। ईगो रेन से कहता है कि अब तक ब्लू लॉक पूरी तरह से उसके और इसागी के चक्कर में घूम रहा था। ईगो आगे बोलता है कि ये इस प्रेमिस पर बना था कि दोनों एक सिंगल एक्सल पर दो व्हील्स की तरह एक साथ इवॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रांस के खिलाफ मैच में जब इसागी एक तरीके से रुक गया और उसके पास ऑप्शंस खत्म हो गए तो रिन भी रुक ही गया था। इस वजह से ईगो एक्सप्लेन करता है कि उसकी टीम रिन के पिच पर रहते हुए नए तरीके से ग्रो नहीं कर सकती, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा क्रेजी बात है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि ईगो यहीं पे रुक गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईगो के पास एक और न्यूज है। ईगो अपने ग्लासेस को थोड़ा ऊपर पुश करते हुए रिन से कहता है कि राइट नाउ उसका ईगो इसागी के ईगो से डिक्टेट हो रहा है। वो कहता है कि ये प्रूव हो चुका है कि उसका गेम नेचर फ्रेजाइल है और इस वजह से उसे एक बार फिर देखना चाहिए कि क्या ऐसा ईगो सच में वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लायक है भी या फिर नहीं। और ये बात सुनकर कोई भी बंदा अंदर से टूट जाएगा और रिन के साथ भी वही होता है। उसने ईगो की तरफ अपनी पीठ घुमाई और वहां से बाहर निकलने लगा। वो अपने आप में ही मटरिंग कर रहा था और विस्पर करते हुए उन सबको वेल सिंपल वर्ड्स में कहा कि तुम सब बाढ़ में जाओ। पर इस प्योर सीन ने सबको और साथ ही सागी को भी कम्प्लीटली साइलेंट कर दिया। पर ये अजीब सा एटमोस्फियर सिर्फ लॉकर रूम तक ही लिमिटेड नहीं रहा बल्कि ये ट्रेनिंग रूम तक भी पहुंच गया, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि सागी कैजुअली एक योगा मैट पर बैठता है और वही कर रहा है जो योगा मैट पर किया जाता है, यानी कि स्ट्रेचिंग। पर उससे थोड़ी ही दूर रिन भी बैठा था और वेल स्ट्रेचिंग ही कर रहा था। कुछ टाइम बाद इसागी सोचता है ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने का और बोलता है कि वो फ्रस्ट्रेशन से मर रहा है। इसागी फिर कोल्डली रिन की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है ईगो से। ये सब सुनने के बाद वो जरूर अपसेट हुआ होगा। रिन को बस इस बात से अनोयंस हो रही है कि इसागी उससे बात ही क्यों कर रहा है और वो उसे अपनी आंखों के कोने से देख रहा है। एनीवे वो कन्वर्सेशन में पार्ट लेता है और इसागी से कहता है कि उसका मूड खराब है, इसलिए इसागी उससे बात ना करे। साथ ही में वो इसागी को एनोइंग पीस ऑफ ट्रेश भी कहता है, जो सुन के मुझे काफी अच्छा लगा और ऐसा लगा कि पुराना रिन वापस आ गया। इसागी वहाँ बैठकर ये सब चुपचाप सहने वाला नहीं है। वो रिन से कहता है कि ये लाइन तो उसकी होनी चाहिए। वो रिन की तरफ थोड़ा लीन फॉरवर्ड करता है और सीधा पॉइंट पर आता है। वो रिन से कहता है कि अभी के मैच में उसका इरादा अपने तरीके से इवॉल्व करना ही था, लेकिन उनकी डिफीट का सबसे बड़ा रीजन ये था कि रिन ने अपनी जीभ बाहर नहीं निकाली। अब हम सबको पता है कि रिन का जीभ बाहर निकालना उसका सिग्नेचर मूव है, पर कम ऑन यार, ये सुनने में कितना ज्यादा वियर्ड लग रहा है। रिन को लगता है कि इस बात में थोड़ा बहुत सच है, इसलिए वो साइलेंट रहता है और काउंटर करने के लिए रेडी नहीं है। इस वजह से इसागी को ही कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना पड़ता है और उसके बर्जरकर स्टेट और उसके ट्रू डिस्ट्रक्टिव फ्लो के बारे में बात करने लगता है। के बाद अपना प्यारा इसागी एक लंबी येपिंग शुरू करता है, जिसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर वो कहता है कि ये सच है कि उसने अपने ईगो का ट्रैक थोड़ी देर के लिए खो दिया था। इसागी फिर अपने हाथों से प्रे करता है, एक डीप ब्रेथ लेता है और एक्सप्लेन करता है कि वो मेंटली हिला हुआ था, वो एडजस्ट नहीं कर पाया और उन्हें नीचे खींच लिया। एज ए रिजल्ट उन्हें एक दूसरे को कवर करने की कोशिश की और एंड में शॉट मिस हो गया, जिसकी वजह
से अल्टीमेटली वो लोग वो मैच हार गए और ये रिजल्ट बिल्कुल वही था जो ये लोग डिजर्व करते थे। पर जिस मोमेंट से रिन ने उस शॉट पर उसे फील किया वो कोई केमिकल रिएक्शन क्रिएट नहीं कर पाया, जो कि उन दोनों के लिए काफी ज्यादा ब्रूटल है। उसके बाद लगता है कि सागी की आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन आ गई है और उसकी आंखें बंद कर रही हैं। वो रिन से कहता है कि वो यहाँ कोई सीरियस बातें करने नहीं आया है, बल्कि वो रिन के पास उसके ईगो के स्विच के बारे में और जानने आया है, क्योंकि उसे दोबारा ढूंढना ही शायद स्ट्रॉन्गर बनने का हिंट हो सकता है, जो कि ऑनेस्टली एक काफी फेयर पॉइंट है। ये बात फाइनली रिन को कन्वर्जेशन में फुली इन्वॉल्व करती है। वो मुड़ता है और सागी फिर एक्सप्लेन करता है कि उसने आगे क्या सोचा। वो रिन को बताता है कि उसने ईगो की थ्योरी का यूज करके इस मैच में जो नोटिस किया उसे ऑर्गेनाइज किया है। इसके साथ इसागी ये फिगर आउट करने में कामयाब रहा कि लोगों की अपनी एक मेंटल गेम नेचर होती है। उसे लगता है कि ईगो ट्रेड जैसा कुछ होता है। ये बात सुनकर रिन थोड़ा इंटरेस्टेड लगता है और वो क्यूरियस है कि इसागी का ईगो ट्रेड से क्या मतलब है। इसागी फिर रिन की तरफ नोट करता है और उसे बताता है कि फॉर एग्जाम्पल भले ही आपके पास एक नंबर 2 प्लेयर का टैलेंट हो, लेकिन अगर आपका गेम नेचर नंबर 1 बंदे को हराने पर टिका है तो आपका ईगो ट्रेड एक रेबल है। अगर आप अपनी जान की बाजी लगाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो आप एक डिस्ट्रॉयर हैं। इसागी आगे कहता है कि बाचिरा एक फ्री मॉन्स्टर बनना चाहता है, इसलिए वो एक एसेंट्रिक है। हर कोई अपना ईगो गेम अलग तरीके से जीता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन तब होता है जब आप उन ईगोज को एक साथ लिंक करते हैं ताकि एक ऐसा मैजिक क्रिएट हो जो कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। सागे फिर थोड़ा और लीन करता है और उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही डार्क और इंटेंस हो जाता है। इसके साथ वो रिन से कहता है कि वो उसे ये सब बताने इसलिए आया है क्योंकि वो उसके साथ एक नया केमिकल रिएक्शन बनाना चाहता है, क्योंकि उनका केमिकल रिएक्शन ही बेस्ट होता है। खैर वो एक्सप्लेन करता है कि उसने अभी तक एग्जैक्ट प्ले फिगर आउट नहीं किया है, पर फैक्ट ये है कि वो टाइज तोड़ने के बजाय उसे हिंट देने सीधे उसके पास आया है। इसका मतलब ये है कि वो कोई रेबल नहीं है। इस वजह से वो अपनी तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता है कि वो एक डीमन किंग है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये सुनने में थोड़ा कॉर्नी लगे, पर ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। एनीवेज ये बात सुनकर रिन उसे देखता है और जो कुछ उसने सुना उसे एब्जॉर्ब करता है। हम फिर से इसागी की तरफ मूव करते हैं जो कहता है कि शॉर्ट में उसे दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए उसके कंप्लीटली अनहिंज्ड क्रेजी ईगो की जरूरत है। रिन इसागी से पूछता है कि क्या ये उसे डेवोर करने के लिए है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो अब रेगुलर प्लेयर भी नहीं रहा। फिर इसके बाद भी वो कहता है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ अगले मैच में हर हाल में गेम में अपनी जगह बनाकर रहेगा। इसागी फिर उसकी तरफ देखता है और इस टाइम पे दोनों के ऑराज बिल्कुल वाइल्ड हो जाता है। इससे पहले कि इसागी रिन से कहे कि मैं ब्लू लॉक को सेव करूंगा, और भाई ये लाइन कंप्लीटली इंसेन है। और अगर अब तुम मुझसे पूछो तो मेरा मानना है कि ये डुओ काफी ज्यादा क्रेजी रहने वाला है और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद भी है। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम रहने वाला है ट्रैश डॉल, और अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है तो हमें अगला चैप्टर जल्दी देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम्हें चैप्टर में कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं तुम्हें कहूंगा कि ऑफिशियल चैप्टर का थोड़ा वेट करो। जब वो आएगा तो तुम्हें चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब से मुझे ये ट्रांसलेशन मिल रही है इतनी चूतियापा भरी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। खैर मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी कि यार मैं हफ्ते के 2 ही दिन वीडियो डाल रहा हूँ और बाकी 5 दिन खाली बैठा रहता हूँ। अगर तुम्हारी नजर में कोई और अच्छी मांगा है जिसे तुम देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।